हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 22 दिसंबर को जो है यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जो है फाइनल डेट आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ही मुश्किल से हमें डेट मिल पाई और ये एग्ज़ाम इस बार लगता है कि 100% पॉसिबल है कि 22 दिसंबर को हो जाएगा। इसके अलावा जो है बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है। तो ये जो है ये बुक जो है 25,000 प्लस इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। वो सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जो यूपी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप जो है इनका जो है वन लाइनर तरीके से इसका जो है 25,000 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों। जीएस के 25,000 प्लस क्वेश्चन है और एग्जाम में आए हुए हैं पीवाईक्यू। ठीक है, आप इनको जो है अच्छे से तैयार करके जो है आप बीपीएससी और जो है यूपी पीसीएस आरओ और किसी भी एग्ज़ाम जो जितने भी होते हैं जिनमें ये सब्जेक्ट आते हैं उनके लिए अपनी जो तैयारी वन लाइनर है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इस सीरीज को करने के बाद आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पता होते हैं ना तो आपको देर नहीं लगती, आपको बहुत जल्दी आंसर दे दे सकते हैं आप। तो आपको मैं बता देता हूँ विषय सूची, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, इसमें इतिहास का पोर्शन है, इतिहास पढ़ेंगे हम, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों पढ़ने को मिलेंगे। भारत का भूगोल जो है इसमें दोस्तों दिया गया है, उसके क्वेश्चन होंगे। विश्व के भूगोल से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब होंगे। और उसके बाद में पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, संविधान के क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमी के क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद जो है आपको विज्ञान के और भारतीय कृषि के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रसायन विज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीव विज्ञान, और ये आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन सारे जितने भी आए होंगे प्रीवियस एग्जाम्स में वो सब देखने को मिलेंगे। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये जो है यूपी पीसीएस का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, बहुत अच्छा लगता है ये यूपी पीसीएस को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पुटअप होते हैं। तो इससे जो है ये टॉपिक इसमें दिया गया है। और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान उसके क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों ये जो है आपको जो है इतने टॉपिकों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बुक्स में इतने टॉपिक दिए गए हैं, 272 पेज हैं कुल टोटल। हम पढ़ने वाले हैं उनको डेली बेसिस पे। हम इस किताब को 5 से 6 दिन में ख़त्म कर देंगे पूरा। और आपको वीडियोस सब जो है टॉपिक वाइज मिलेंगी, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पीडीएफ आप इस बुक का लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को जो है आप जो है चैनल ज्वाइन करके उस बुक का पीडीएफ जो है ले सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं, इसमें देखो यूपी पीसीएस प्री के जो है 1991 से लेकर 97 तक के आपको ये 960 क्वेश्चन मिल जाएंगे ये जो है। और उसके बाद में देखो 98 से 2023 तक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3900 क्वेश्चन ये हैं। और ये जो है पुनर्परीक्षा जितनी दोबारा एग्जाम जो हुए हैं उनके जो है 450 क्वेश्चन अलग से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद यूपी पीसीएस मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। न्यायिक परीक्षा जितनी भी होती हैं, जैसे जुडिशरी की जो एग्जाम होते हैं उनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। यूपी पीसीएस कुल मिलाकर मैं बताऊं, आरओ जितने भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, सभी के जितने भी यूपी पीएससी द्वारा जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उन सब का जो है इसमें जो है निचोड़ दिया गया है। सब पीवाईक्यू आपको जो है आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और हिस्ट्री का जो है प्राचीन एशियंट हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है तो मध्य पाषाणिक स्तरों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो क्रम है दोस्तों महदहा, लेखिया, पेशरा और बीरवानपुर। और उसके बाद सही सुमेलित हैं। अब दोस्तों ऊपर पुरा स्थल दिए गए हैं, पुरातात्विक स्थल, और नीचे जो है एक साइड में दिया गया है वर्तमान स्थान। तो नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डीडवाना राजस्थान और गुड़ियाम जो है गुफा जो है ये तमिलनाडु। इसके अलावा
अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, तो ये 2023 के एग्जाम में पूछा गया है, प्री में, पिछले प्री में पूछा गया ये क्वेश्चन, और ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरत की ये सीरीज है, तो आप देखते रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को बेटर बनाएं। अब इसके अलावा बात करते हैं, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो क्या था? शिकार। उसके बाद में वह स्थल जहाँ से प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, लौहरादेव। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन पालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए, बागोर से। और उसके अलावा मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, लेखनिया में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, आदमगढ़ में। उसके अलावा उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था, तो मध्य पाषाण काल। मृत्यात्र रहित नव पाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है, गुप्तकाल से। उसके अलावा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, नवपाषाण काल। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं, बुर्जहोम और गुप्तकाल से। अब राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, सगनकल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम जो है साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये है विंध्य क्षेत्र। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, यानी यव भी आ जाता है क्वेश्चन में, आपको देखने को मिल सकता है यव का मतलब होता है जौ। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ इसके सबसे पहले किया गया, भारत। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, दमदमा। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, लेखैया। और भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, भीमबेटका। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा दंधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरास्थल है, तो पंजाब। ताम पाषाणिक स्थल नबदा टोली अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। नबदा टोली कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ, हस्तिनापुर। इसके अलावा भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह अयस्क के खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। इसके अलावा ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतक के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर। किस तरफ? उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य और लौह युग त्रियुगीय विभाजन किया था, तो थॉमसन। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे, जो एक थे, वो कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नबदा टोली का उत्खनन किया था, HD सांकलिया। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैल चित्र के लिए। दमदमा नामक पुरा स्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट टॉपिक है अब सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो दोस्तों सुमेलित हैं, तो चनूदड़ो सरसों से, हड़प्पा तिल, कुंतासी कोदो, हुलास धान।
हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा हड़प्पी पुरा स्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरा स्थल से नाव के लिए चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो एवं लोथल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? सांड। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सन जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सन जॉन मार्शल। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र को उत्तर प्रदेश में स्थित है तो आलमगीरपुर और एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है कहाँ पर? गुजरात में। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल राखीगढ़ी। अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है पुरातात्विक खुदाई। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है बनावली। वह स्थल जहाँ से शवपेटिका यानी ताबूत के प्रमाण मिले हैं हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन बंदरगाह था लोथल। लोथल जो है पोर्ट टाउन बंदरगाह था। अच्छा, अब बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है गुजरात में। कहाँ पर हुई है? तो गुजरात में। ये सब यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, तो देखते रहें। इसके बाद अब शुरू होता है ऋग्वेदिक उत्तर वैदिक काल। इसके क्वेश्चन हैं, तो ये क्या है कि ऋग्वेद में उल्लिखित दासराग युद्ध लड़ा गया परशुनी नदी के तट पर। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। 1028 संस्करण है ऋग्वेद में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। उसके अलावा ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके जो है ब्राह्मण हैं, वेदों के ब्राह्मण होते हैं। तो कौशितकीय और ऐत्रेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं शतपथ तैत्रीय ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण हैं पंचविश, षड्विश, अद्भुत, जैमिनी, प्राप्तन। इसके अलावा अथर्ववेद के ब्राह्मण हैं गोपत ब्राह्मण। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर कर पूछ लिया जाता है, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, देखते रहें। एक वेदांग नहीं है स्मृति एक वेदांग नहीं है। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुह अधिकारी था, राजस्व जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम क्या था? इसका नाम था
सहस्त्र संहिता, सतसहस्त्री संहिता। वैसे पवित्र गायत्री मंत्र अंतर्विष्ट है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। इसका नाम है जय संहिता भी कहते हैं इसको, महाभारत का जो नाम मिलता है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऋग्वेद पर आधारित संकलन सामवेद। ऋग्वेद धर्म था बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्मकांड पर। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं इंद्र से संबंधित। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का जो है सर्वप्रथम नामोल्लेख किया गया है या मिलता है, तो वो कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद से प्रयुक्त किया जाता है? जौ से, मैंने आपको ऊपर बताया था। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है लड़ा गया है परशुनी नदी के तट पर। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। वैदिक काल में अधन्या माना गया गाय को। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु पंचाल। वैदिक कर्मकांड में होत का संबंध था ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया जाता था सरस्वती नदी को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजनशयी, यजुर्वेद की संहिता वाजनशनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायनी। इसके अलावा भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कितने होते हैं? तो 108 उपनिषद होते हैं टोटल। जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बोगज कोई जो अभिलेख है वहाँ से प्राप्त हुआ है और एशिया माइनर जो है वहाँ पर ये पाया जाता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह जो है मनुस्मृति में दोस्तों जो दलित समाज है उसका जो है बहुत ज़्यादा जो है आलोचना उसकी की गई है, तो इस वजह से वो इससे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद।
ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। कुहा और क्रम नदी सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है। इंद्र आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अधर्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। प्राचीन काल में भारत के महान विधि निर्माता थे मनु। कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता गया है देशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था। किसके किनारे? परशुनी नदी के किनारे यानी उसके तट पर। अब इसके बाद जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य, इसके बारे में क्वेश्चन है, उनको डिस्कस करते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख दिया गया है अंगुत्तर निकाय में। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था चेंदी वंश से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं। पाटलिपुत्र मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ था शिशुनाग के समय। मगध का शासक जिसने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। मगध का सम्राट जिसे अप्रोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है, परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मनंद। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति है अर्ध चंद्राकार। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तमती राजधानी थी चेंदी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी जिसका नाम कलिंग में, कहाँ पर? कलिंग में। उदयन बासबद्धता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं धार्मिक आंदोलन यानी रिलीजियस मूवमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले जैन धर्म। जैन कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। भारत में पाल काल के एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था। पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था तो विक्रमशिला विश्व के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे। विरोचन, अतीश, दीपांकर एवं रत्नाकर शांति, ये जो है यहाँ के महत्वपूर्ण आचार्य थे। सही सुमेलन है तो श्रावस्ती इधर स्थल दिए गए हैं, यहाँ पर तीर्थकर दिए गए हैं। तो तीर्थकर कहाँ से कौन संबंधित था वो सामने लिखा हुआ है। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधानाथ, अयोध्या, ऋषभनाथ और पभूसा जो है ये पदम प्रभु। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन कराया जॉन मार्शल ने। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जामली या जमाली। और त्रिरत्न सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ 3 ज्वेल्स, ये जो है सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है किसकी है तो ये जो है
जैन धर्म की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। प्राचीन प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था अर्ध मागधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? अर्ध मागधी भाषा में। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थंकर शब्द संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। पाटलिपुत्र प्रभा सगिरी तीर्थ स्थल है जैनों का जो है धर्म को विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो वो जैन धर्म है। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं अगम सिद्धांत दर्शन, जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, चारवाक। अब बात करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म से आए हुए प्रश्नों की। तो बुद्ध धर्म का जन्म कहाँ, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों लुम्बिनी में। एक दोहा आता है कि गौतम जन्मे लुम्बिनी और बोध गया में ज्ञान, कुशीनगर में सीख दई, सारनाथ में सीख दई, कुशीनगर में प्राण। ऐसे करके जो है एक दोहा है, उसको याद कर लें, उससे आपको 4 चीजें क्लियर हो जाएंगी बुद्ध से रिलेटेड। तो ये जो है बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान था उत्तर प्रदेश। बुद्ध के जीवन की घटना जो है जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वो कौन सी है? गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन दिया था। अपना जो प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। प्रथम उपदेश या प्रवचन एक ही बात है। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता व पवित्रता। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में अपना प्रथम वचन दिया था महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती। बौद्ध संघ में भिक्षुणी एवं भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। वैशाली में बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध का द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका था? तो बुद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे बंजारे थे मल्लिक और तपस्वी, ये दोनों जो है बंजारे थे। सप्तपन्नी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों द्वारा की प्रसिद्ध जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी। यानी उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो वो कौशाम्बी है, इलाहाबाद के पास पड़ती है दोस्तों। ये एक तरह से जिला भी है।
इसके बाद बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अच्छा, ये दोनों जो है समानता है, ये भी इस तरीके की उन्होंने कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अच्छा, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे सांची। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोधगया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार से। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला बिहार के जो है ये प्रसिद्ध विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक है। देव और उसकी शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है प्रथम उपदेश में। अब बात करते हैं भगवत संप्रदाय एवं ब्राह्मण धर्मों की। तो भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। शिव इधर दोस्तों जो है देवता दिए गए हैं और उनकी पहचान चक्र जो है इधर दिए गए हैं, पहचान चिन्ह जो है। तो शिव त्रिशूल, विष्णु चक्र, गणेश रस्सी या फंदा और जो है सरस्वती बीना। इधर जो है दार्शनिक दिए गए हैं और इधर जो है दर्शन। तो रामानुज विशिष्ट द्वैत संप्रदाय से थे और जो है माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ चुका है एग्जाम में 2022 PYQ। इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखें, अच्छे से कंप्लीट करें उसको। मंडन मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा था गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में का ज्ञान कर्म भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख ही साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं जोशी मठ, द्वारका, पुरी और संगेरी। नय ये नार थे शैव धर्मानुयायी नयनार। इधर जो दोस्तों सूची दी गई है 1 सूची 2, ये दोस्तों आपस में एक दूसरे से मेल खाती हैं। देखते हैं वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्ट द्वैत, माधवाचार्य द्वैतावाद और शंकर अद्वैतवाद। ये दोस्तों UPRO 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में PYQ। और ये दोस्तों UP PCS
22 में भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में। देखो ये दिया गया है दोनों में। अब देखिए, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, कितनी इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है तो किसको? विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता था जांगलीविद। शासक जो मौर्य साम्राज्य राजवंश शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण यानी समन्वय के बारे में कहता है 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। वो दोस्तों 8 वर्ष बाद। प्राकृतिक भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई कुषाण के शासनकाल में। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ने। अच्छा, राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण था अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। अच्छा, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामो उल्लेख किया गया है स्थित है कहाँ पर? वो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अच्छा, अब बात करते हैं अशोक के अभिलेख में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख। वो है दोस्तों शिलालेख। कौन सा? 12वां शिलालेख। अच्छा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है तो दोस्तों ये अनुराधापुर से। अच्छा, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृतिक भाषा में। इसके अलावा अपने साम्राज्य के उत्तरी भाग में उत्कीर्ण राजाओं या राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था तो ये अरामाइक, ग्रीक, खरोष्टी, ये 3 लिपियों का जो है प्रयोग किया था अशोक ने। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सूचना प्रदान करता है तो ये दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में जो है सूचना प्रदान करता है। फायान भारत आया था तो 399 एडी में आया। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है। मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था तो ये दोस्तों ये संबंधित था समाहर्ता। अब बात करते हैं अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोंटास टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे। शासक वो कहाँ का था? तो वो था मिस्र का शासक था। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेख में अशोक ने
जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह धर्म वस्तुतः राजधर्म था। तो वो कौन सा है? फ्लीट। फ्लीट। अच्छा, अब बात करते हैं आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी। इसके अलावा किसने सहिष्णुता सहिष्णुता सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने बनवाया था। और इसके अलावा ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। तो ये दोस्तों स्तंभों पर, कहाँ पर? स्तंभों पर किया गया। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। इसके अलावा मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध सिद्ध केंद्र के द्वार खुले थे, तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। अच्छा, मौर्य काल में दंड विधान थे तो काफी कठोर। कैसे थे? काफी कठोर। कालथी प्रसिद्ध है तो अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी था वैसे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवण बेलगोला में। अच्छा, इसके अलावा अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है, तो ये दोस्तों शिलालेख 12वां शिलालेख है। अच्छा, इसके अलावा अब बात करते हैं मौर्योत्तर कालीन भारत की। ठीक है, पोस्ट मौर्यन पीरियड ऑफ इंडिया। तो सिमुक संस्थापक था किसका? सातवाहन वंश का। अच्छा, उसके बाद अब बात करते हैं कारदमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। तो दोस्तों ये जो है ताम्र धातु में किए थे, ताम्र धातु में, तांबे में। अच्छा, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है सातवाहन वंश का। अच्छा, खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख। राजवंशों में पुराना राजवंश था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन काल था सातवाहन। सातवाहन की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिभा अभिलेख की तिथि है 81वीं सदी, यानी 81 ईस्वी सन। ये है इसकी 81 ईस्वी सन जो है इसकी जो क्या है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है। तो ये 81 कनिष्क के किसका? बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो कनिष्क के सिक्कों पर। ठीक है, उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे की सिक्कों को जारी किया गया था कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। अच्छा, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए तो कुषाण। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। अच्छा, अब बात करते हैं प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम हैं। ये जो है फले फूले, तो कब फले फूले? तो सोंग राजवंश के समय में फले फूले। अच्छा, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी से, ईसा पूर्व। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ, कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो है 58 ईसा पूर्व में जो है शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। अच्छा, उसके बाद महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग। अच्छा, अब बात करते हैं विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों में है। तो अंतर है कितना? 135 वर्ष।
अब इसमें विक्रम संवत और जो है शक संवत, विक्रम संवत और शम संवत, शक संवत, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें कितना अंतर है, जो है संवतों में अंतर कितना है, तो वो 135 वर्ष। इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा क्योंकि इतना अभी टाइम है नहीं। अच्छा, अब इधर सूची 1 दी गई है, इधर सूची 2 दी गई है। अब दोनों को आपस में ये मिली हुई है। अब बस आपको समझना है इसमें कि डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन शक, और गोंडोफनीस फनीस, और इधर पल्लव, और बिम और कुषाण। अब इसके अलावा प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण यानी फॉरनर जो इन्वेजन जो ऑफ इंडिया, एंशियंट इंडिया, हाँ, विदेशी जो फॉरेन इन्वेजन ऑफ एशियंट इंडिया, ये है सी। तो मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ध्वज स्तंभ बनवाया था। तो हेलियोडोरस ने हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे यूनानी। हिंद यवन जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे, स्टेटो द्वितीय शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, विम कडफिस। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पोरुस या पुरु। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो मस्सग जो है आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे कनिष्क का। अब नेक्स्ट बात करते हैं संगम युग चेर चोल पांड्य, यानी संगम पीरियड चेर चोल पांड्या, इसके बारे में बात करेंगे। तो चोल वंश का शासक जिसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी, ये दोस्तों कौन थे? ये थे आपके राजा प्रथम। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम आधारित है, तो ये व्याकरण पर आधारित है। तमिल ग्रंथ जिसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है, कुराल। शिलप्पादिकारम का लेखक था ये दोस्तों इलंगो। तृतीय संगम हुआ था मदुरई। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को 1014 में समर्पित किया गया था, स्थित है कहाँ पर? तंजावुर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास, चोल चालुक्य पल्लव, इनके बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ साउथ डेक्कन इंडिया, चोल चालुक्य पल्लव। तो ये जो है दोस्तों राजराज 985 से 1015 ईस्वी तक, राजा धीराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी तक, कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी तक, और विक्रमचूल 1120 से 1133 ईस्वी तक इनका जो है वर्ष कार्यकाल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राजवंश पल्लव, इसकी राजधानी थी कांची। कदम की राजधानी बनवासी। पांड्य की राजधानी मदुरा, और काकती की राजधानी वारंगल। इसके अलावा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है, चोल कला। अच्छा, वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, चोल। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति नवल पावर हेतु प्रसिद्ध था, चोल। इसके अलावा
चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने के का श्रेय जो है दिया जाता है राजेंद्र को। अच्छा, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज प्रथम ने। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? तो कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के शासन काल में बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था? तो वो दोस्तों टोट्टा बारियम। अच्छा, चालुक्य की राजधानी थी वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे कौन? स्त्रियां और पुरुष दोनों मिलकर। चोल शासकों का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राज राज प्रथम। इसके अलावा चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था तो मलिक काफूर, वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार ने के साथ अपनी पुत्री कुलोत्तुंग प्रथम का विवाह कर दिया था। ठीक, तो ये जो है याद, इसको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, वो कौन था? तो वो था कुलोत्तुंग प्रथम। ठीक, अच्छा, उसके बाद बात करते हैं 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में भेजे गए थे। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था तो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था ये। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासन काल में चीनी एवं भारत यानी चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण जो है दिया था, किसने दिया था? तो वो ह्वेन-सांग ने दिया था। इसके अलावा अब बात करते हैं किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य। मत विलास प्रहसन के लेखक थे कौन? महेंद्र वर्मन। कौन थे? महेंद्र वर्मन। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु। संस्कृति के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष कितना है? 634 ईस्वी। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिज यानी दंडेन अलंकृत करते थे पल्लव की सभा को। अब बात करते हैं पल्लव राजा की जिसकी उपाधि राज सिंह थी तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था राजा राज के शासनकाल में बना था। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं ऊपर धनंजय जो है यानी इधर सूची 1 इधर सूची 2, तो इधर राज्य दिए गए हैं उनके और इधर जो है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं। तो बात करते हैं धनंजय कुशतलपुर, नीलराज, अवमुक्त, उग्रसेन, पालक्का और विष्णुगोपा कांची। ये दोस्तों नेक्स्ट सूची है। नेक्स्ट सूची क्या है? राजवंश और राजधानी। पल्लव की कांची, पांड की मदुरा, यादव की देवगिरी और काकतीय की जो है ये जो है वारंगल। ठीक, ये जो है वारंगल है। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। गुप्त काल की बात करते हैं। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है कुमार गुप्त प्रथम। शक विजय के संदर्भ में
सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय। एग्जाम कहाँ ये क्वेश्चन किस में आया गया है? 2022 में क्वेश्चन आ चुका है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट बात करते हैं, रैपिड फायर है ये, सामान्य अध्ययन रैपिड फायर बुक है दोस्तों। शक विजेता जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त की थी, स्कंदगुप्त। अच्छा, इसके अलावा गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है दीनार। गुप्त अभिलेखों में दीनार जिसका वाचक है वह सिक्कांश सिक्का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य प्राप्त हुआ है, एरन। 437-38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। रेशम बुनकर श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी में मिलता है। अच्छा, अब बात करते हैं, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है, तो गुप्त काल से। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो है गुप्त। राजवंश को हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ है, तो कौन? गुप्त। अच्छा, भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। कौन थे? राजस्व के स्रोत। अब बात करते हैं, अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया जाता है या किया था गौतम। अब इसके अलावा भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है, तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, ये दोस्तों विभेदिक लक्षण है। अब बात करते हैं, काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नामक का नायक था वो अग्निमित्र। अच्छा, अब बात करते हैं, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है कहाँ? याज्ञवल्क्य में, याज्ञवल्क्य ने किया है। अब बात करते हैं, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था नारद ने। अच्छा, पुण्यवर्धन भुक्ति अवस्थिति थी उत्तर बंगाल। अच्छा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय संदर्भ प्राप्त हुआ है हेरन। कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है रेशम बुनकरों का। अच्छा, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम या प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। वह शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया गया समुद्रगुप्त। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है या कहा गया है, तो वो किसको कहा गया है? समुद्रगुप्त को। अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की, तो गुप्तोत्तर काल को देखते हैं एक बार। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन
बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो बृहद्रथ। और हर्षचरित किसने लिखी थी पुस्तक? तो बाणभट्ट ने। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। अच्छा, विदेशी यात्री और इधर भारत भ्रमण किस वर्ष किया है उन्होंने, उसकी जो है सन दी गई है। तो फाहियान ये 399 से 414 ईस्वी तक, हुएन सांग 629 से 645 ईस्वी तक। इत्सिंग की बात करें तो ये 671 से 72 ईस्वी, और फिर उसके बाद 693 से 694 ईस्वी तक। अल मसूदी की बात करें तो 9 से 15 से 916 ईस्वी तक इन्होंने जो है भारत भ्रमण किया है, और ये 2021 PYQ RO में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे। जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया, गोपाल, नंदी बर्मन और पल्लव मल। स्तूप आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं, अमरावती। स्तूप जिसमें आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो वो जो है अमरावती। नागार्जुन कोंड। भारत शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, वो है प्रवरसेन प्रथम। बल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पर? गुजरात। 6वीं 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? तो लाट में। अच्छा, अब बात करते हैं। कदम्बों की राजधानी बनवासी स्थित थी कहाँ पर? गोवा। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। मध्य प्रदेश में हरसूद शहर का निर्माण किया हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कौन कौन से? कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ पर? कन्नौज और प्रयाग में। अच्छा, अब बात करते हैं प्राचीन भारत में स्थापत्य कला यानी इंडियाज एंशिएंट आर्किटेक्चर, इसके बारे में बात करते हैं। तो वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु की वराह अवतार दर्शाया गया। उदयगिरी की गुफा विदिशा। अच्छा, अब बात करते हैं मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम है, वो है चंद्र। मिलिंद पन्हो यानी राजा मिलिंद का एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वह भिक्षु थे कौन? नागसेन। अच्छा, एलोरा की गुफाएं या एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, तो किसके हैं? हिंदुओं के, बौद्धों और जैनों के। अच्छा, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंह वर्मन द्वारा। अच्छा, अब बात करते हैं महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था पल्लवों के द्वारा। हीनयान अवस्था का विशालतम एक सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कार्ले। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र है कौन सा? कन्हेरी। अच्छा, वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो वो कौन सा है? कन्हेरी। ये कन्हेरी की गुफाएं ही हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, धर्मपाल ने करवाया था। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो किसका संश्लेषण है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का।
अच्छा, सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में किस एक का निर्माण जो है सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी सोनगिरी, जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, स्थित है कहाँ पर? दतिया में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर? माउंट आबू, राजस्थान। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर जो है किसने बनवाया था? तो ये इसका निर्माण करवाया था आपका राजा नरसिंह देव प्रथम ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? अब भुवनेश्वर और पुरी में जो मंदिर बने हुए हैं वो कौन सी शैली से निर्मित हुए हैं? तो वो दोस्तों नागर शैली से निर्मित हुए हैं, नागर शैली द्वारा उनको बनाया गया है। अच्छा, गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है तो एलिफेंटा की गुफा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वह स्थित है कहाँ पर? कांची में। अंकुर वाटिका मंदिर, विष्णु मंदिर स्थित है कहाँ पर? कंबोडिया में। अच्छा, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश के नाम से जाना जाता है, उनका मंदिर स्थित है कहाँ पर? तिरुमल्ला पहाड़ी में। अच्छा, इसके अलावा एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसको दिया जाता है? वो दिया जाता है आपको पल्लवों को दिया जाता है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? ये हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। नेक्स्ट बात करते हैं, शैलकृत्य स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है, किसको माना जाता है? तो कैलाश मंदिर एलोरा को। तो ये जो है एलोरा की गुफाओं में एक कैलाश मंदिर जो बना हुआ है उसको जो है माना जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे, वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। और उसके अलावा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर जो है बनवाया गया है, वो पल्लवों द्वारा बनवाया गया है। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित हैं, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, तो वो स्थित है कहाँ पर? दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। किसने करवाया था? चंदेलों ने। कोणार्क मंदिर संबंधित है सूर्य से। किससे मंदिर है? सूर्य से जो है संबंधित है। अब बात करते हैं द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर, तो वो है ग्वालियर का तेली मंदिर है, वो द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है उसका। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं को। खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं एलोरा में। अब बात करते हैं सूची 2 स्तूप सांची में। सांची, चित्रकारी बाघ कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा। दशावतार मंदिर देवगढ़। ये जो है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं दोस्तों सूची 1 में जो पुस्तक दी गई हैं और उनके लेखक कौन हैं उसकी बात करते हैं। तो रास पंचाध्यायी ये नंददास द्वारा लिखी गई है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास द्वारा लिखी गई है। चैतन्य मंगल की बात करें तो जयनंदा द्वारा। और भक्ति रत्नाकर जो है ये नरहरि चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रंथ इधर दिए गए हैं, रचयिता इधर हैं। तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल,
रसकौमुदी, श्रीकंठ और राग विबोध ये जो हैं सोमनाथ। और इधर चतुर्दंडी प्रकाशिका ये वेंकट रमन जो हैं इनके द्वारा रचित है। अब नेक्स्ट बात करते हैं चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती का जो फारसी में अनुवाद कर उसका नाम जो तूतीनामा रखा गया है तो वो ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने, किसने? नक्शवी ने। अब ये दोस्तों ये क्वेश्चन जो है PYQ आया हुआ है पिछले 2022 में, पिछले PYQ पिछले ईयर में आया हुआ है। मुद्रा राक्षस का लेखक जो है था कौन? विशाखदत्त। अब बात करते हैं न्याय का दर्शन के प्रचारक कौन थे? गौतम। उत्तर मीमांसा बादरायण, पूर्व मीमांसा जैमिनी और वैसे सिक्के कौन है? कणाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। चरक संहिता अध्यायों और खंडों में विभाजित है, 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है चरक संहिता। अब उसके बाद में महाभारत को जय संहिता कहा जाता है, याद रखें। अच्छा, बौद्ध साहित्य में थेरी गाथा निकाय से संबंधित है खुद्दक निकाय। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। 10 कुमार चरितम के रत्नाकर हैं दंडिन। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक थे कौन? W.A. फेयर सर्विस। कलहड़ की राय तरंगिणी को आगे बढ़ाया तो जॉन राज एवं श्रीवर। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे कौन? मनु। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। महाभारत किसके रूप में जानी जाती है? जय संहिता के रूप में। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? कुमारपाल की। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी जो हैं, अधिष्ठात्री देवी भोजशाला मंदिर की, वो भगवती सरस्वती हैं। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी थे हेमचंद सूरी। अब बात करते हैं गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है किसने? भोज ने। इसके अलावा भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की है वो कौन है? आर्यभट्ट। गौड़ वहों के रचयिता थे बागपति। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था ब्रात्य क्षत्रियों का। अच्छा, अब बात करते हैं प्राचीन भारतीय विचारकों में से विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्याख्या की है किसने? मनु ने। अच्छा, मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी सोमेश्वर तृतीय ने। अब बात करते हैं पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी प्री मेडाइवल पीरियड की। अच्छा, अब बात करते हैं सही सुमेलन है सूची 1 सूची 2 तो सर्ववर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र, ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, ईशान बर्मन हरहा पाषाण अभिलेख, जीवित गुप्ता द्वितीय। तो इसका मतलब इनका अभिलेख किससे संबंधित है? तो ये देव वर्णार्क अभिलेख। अब इसके अलावा चंदेल वंश का, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कठिन भी होती हैं और याद भी कर रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं ये, इनको याद रखना चाहिए। इसके अलावा होयसल, चंदेल वंश का प्रथम शासक था नन्नुक और होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई द्वार समुद्र। अब इसके अलावा बात करते हैं राजवंश जो
कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। वह कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। इसके अलावा गोविंद चंद्र गहनवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, जिसका नाम था सारनाथ, जिसमें गोविंद चंद्र गहनवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। कहाँ पर? सारनाथ में। कहाँ पर बनवाया? सारनाथ में। तो हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, तो ये दंतीदुर्ग में। इसके अलावा रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी है होयसल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी बनवासी। इसके अलावा समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। कौन? क्षेमेंद्र। चंदेल राजा द्वारा, चंदेल राजा जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था। क्या था? लक्ष्मण वर्मन, यशो वर्मन। एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। किसको? लक्ष्मण सेन। चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर। जेजा भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चैंदी वंश से। अच्छा, अब बात करते हैं शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, संगीत राज। अब बात करते हैं इसके अलावा विविध मिसलेनियस क्वेश्चन हैं कुछ, ये दोस्तों आए हुए हैं एग्जाम में। वह पुरास्थल जहां सुपारी के 2 कार्बनीकृत बीज पाए गए हैं, बटगल। इसके अलावा बात करते हैं सूची 1 और सूची 2। इधर शासक दिए गए, इधर राजवंश। तो गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट वंश, वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश। अब इसके अलावा देवपाल तो पाल वंश। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये जो है पल्लव वंश। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। कबीर की समाधि मगहर बस्ती में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। और गोविंद देव मंदिर वृंदावन। अच्छा, बात करते हैं बौद्ध स्तूप कुशीनगर में। इसके अलावा परमार सूर्यदेव, मल यकेतु तो बराह, चंदेल राजलक्ष्मी, गुर्जर प्रतिहार भगवती। बिहार की बात करें, इधर राजा हैं, तो कौन सा बिहार किस राजा से संबंधित है? तो जगदल बिहार रामपाल, विक्रमशिला बिहार धर्मपाल, और जो है सोमपुर बिहार धर्मपाल, सलवन बिहार श्रीभव देव। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं शासक जिसने सिंहल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था। नरसिंह वर्मन प्रथम। प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित हैं तो पाली ताना गुजरात में। विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था थी तो नाना देशी एवं नगरम। उद्दालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे तो कुरु पंचाल। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था तो किसने? भास्कर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। कौन सा?
प्रतिष्ठानपुर। इसके अलावा जो यहाँ वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है कहा गया है महाभारत ग्रंथ में। कहाँ पर गया कहा गया है? जो यहाँ है वह अन्यत्र है भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है कहा गया है महाभारत में। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग। अच्छा, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे विदक भागम। विदक भागम कहते थे। और इसके अलावा वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। बेजनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी था तक्षशिला। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई गई थी। तो वो थी चामुंड राय। कौन सी? चामुंड राय। अब बात करते हैं कि चोलों की राजधानी थी तंजौर। एलोरा एम्फोरा जार होता है एक क्या? लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। अच्छा, अब बात करते हैं विक्रम संवत का प्रारंभ होता है लगभग 57 ईसा पूर्व। खसरा नामक दस्तावेज के आशय हैं राजस्व संबंधी एक दस्तावेज। सामान्यतया पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ पहचान की जाती है पुराना किला दिल्ली। तो दोस्तों, ये जो है आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री की जो पीडीएफ है वो कंप्लीट हो चुकी है। इतने क्वेश्चन अब तक जो है एग्जाम्स में आ चुके हैं आपके, और वो मैंने फिनिश करवा दिए हैं। 19 पेज की है। इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो ये जो है आपका एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट पूरा हो चुका है, और अब आगे जो है आपको हम जो है प्राचीन के बाद अब मध्यकालीन जो है इसकी जो है पीडीएफ लेके आएंगे। तो अगली क्लास होगी मध्यकालीन इतिहास। तो हमारी जो वीडियो है आपको जो है अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल से, जो आप टेलीग्राम चैनल से आप जो है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का जो लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में जाएं, और वहाँ चैनल का नाम है ज्ञान कुलम। तो वहाँ से आप हमारे जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लें इसका, और अपनी तैयारी को बेटर बनाएं, लगे रहें, अड़े रहें। ये सीरीज़ जो है आपको पूरी करवाऊँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।